हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग पीट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हमने बात करी थी इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल सेटिंग्स की। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल की क्या डेफिनेशन थी, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखे थे, पैथोजेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या क्या देखा था, फिर आज नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि इन्फेक्शन कंट्रोल क्या था। तो इन्फेक्शन कंट्रोल मैंने बताया था ऐसे मेजर्स, ऐसे स्टेप्स जिनको लेके हम लोग इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या था? इन्फेक्शन कंट्रोल था स्टेप्स और मेजर्स टेकन to prevent spread of pathogens, to prevent spread of pathogens इन हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, यही बताया था, याद है? ठीक है, फिर हमने देखा था कि इन्फेक्शन क्या था। तो इन्फेक्शन हमने बताया था किसी भी ऐसे पैथोजेंस की ग्रोथ। इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या बताई गई थी? कोई भी डिजीज कॉजिंग जो पैथोजन है, जब वो इन्वेड कर जाते हैं, बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं और वहां पे ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम बोल रहे थे इन्फेक्शन। और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या बताया था? इन्फेक्शन हम तब बोलेंगे जब ये पैथोजेंस हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। क्या बताया था? एंट्री एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये पैथोजेंस घुस के हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और फिर डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो एंट्री एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, यही बताया था, याद है? तो इंपॉर्टेंट यही था कि कोई भी पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग पैथोजन जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको हमने बोल दिया था इन्फेक्शन। फिर हमने देखा था मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, देखा था, उसमें हमने देखा था मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट 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 इन्फेक्शन, इनडायरेक्ट एयरबॉर्न मोड से, ड्रॉपलेट और वेक्टर बॉर्न। डायरेक्ट में हम देख रहे थे पर्सन टू पर्सन हो रहा है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा था, पर्सन टू पर्सन। इनडायरेक्ट में कोई भी कंटामिनेटेड सरफेस के जब कांटेक्ट में आ रहे थे तब इन्फेक्शन होगा। तो कांटेक्ट विद एनी कंटामिनेटेड सरफेस ठीक है, एयरबॉर्न, एयर में कोई पैथोजन से डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, अगर वो एयर के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? एयरबॉर्न। ठीक है, थ्रू एयर पार्टिकल्स। फिर ड्रॉपलेट्स में क्या था? ड्रॉपलेट्स में था कि थ्रू ड्रॉपलेट्स। ठीक है, एयर में जो भी ड्रॉपलेट्स है, थ्रू ड्रॉप्स। ठीक है,
एयर में जो भी ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो हम लोग इनहेल कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाके हमारे को वो इन्फेक्शन कॉज करा रही थी। वेक्टर बॉर्न में हमने देख लिया था कोई भी एनिमल या फिर इंसेक्ट के थ्रू अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम बोल रहे थे वेक्टर बॉर्न, एनिमल या फिर इंसेक्ट। ठीक है, यही देखा था, याद है। फिर हमने इसमें देख लिया था टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, ये जो डिजीज कॉजिंग जो पैथोजेंस है वो क्या क्या हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ पैथोजेंस हमने देखे थे, टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, उसमें हमने देखा था ये बीमारी कराने वाले कोई बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, फंगाई हो सकती है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है। ठीक है, यही देखा था हमने टाइप्स ऑफ पैथोजेंस में कितने तरीके के पैथोजेंस थे, क्लियर है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और माइकोप्लाज्मा। फिर हमने क्या देखा था, चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमने 6 कंपोनेंट्स देखे थे, 6 कंपोनेंट्स थे इसके, 6 कंपोनेंट्स, क्लियर है। सबसे पहले क्या था, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट कौन थे, वो पैथोजेन जो डिजीज कॉज करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करा सकता है उसको हम बोल रहे थे इन्फेक्शियस एजेंट। वो क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, माइक्रोप्लाज्मा हो सकता है, क्लियर है। फिर ये इन्फेक्शियस एजेंट अपने लिए घर ढूंढ रहा था, घर क्यों ढूंढ रहा था, उसमें रहने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, अपनी आर्मी बनाने के लिए घर ढूंढ रहा था। तो उस प्लेस को हमने क्या बोल दिया था, रिजर्वायर। ठीक है, अब ये रिजर्वायर कोई आदमी की बॉडी भी हो सकती है, पानी हो सकता है, ठीक है, फूड हो सकता है। तो इन सब जगहों में अगर वो इन्फेक्शियस एजेंट स्टे कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया था रिजर्वायर। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट उसका, पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट हम किसे बोल रहे थे, ऐसी जगह जहां से वो इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वायर से निकलने की जगह ढूंढ रहा है। ठीक है, रिजर्वायर में तो वो आ गया, उसने अपनी आर्मी बना लिया, अब उधर से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। तो रास्ता क्या क्या हो सकता है, ब्लड के थ्रू निकल सकता है, सिक्रीशंस के थ्रू निकल सकता है, एक्सक्रीटा के थ्रू निकल सकता है, एक्सक्रीटा में फीसिस हो सकता है, यूरिन के थ्रू निकल सकता है, स्किन के थ्रू निकल सकता है। ठीक है, जब पोर्टल ऑफ एग्जिट से वो निकल गया, अब उसको दूसरे पर्सन तक पहुंचने के लिए एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मोड चाहिए। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमने क्या देख लिया था, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट या पर्सन टू पर्सन। ठीक है, फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जा सकता है, एयरबॉर्न के थ्रू जा सकता है, क्लियर है, वेक्टर्स के थ्रू जा सकता है। फिर जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया उसका, जब उसको तरीका मिल गया कि मुझे कैसे जाना है, फिर वो ढूंढ रहा है एंट्री करने की जगह। ठीक है, उसको हमने बोला था पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री हम कैसे किन किन रास्तों में वो जा सकता है, एंट्री कैसे कर सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू कर सकता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, और या फिर ब्रोकन स्किन है, स्किन डैमेज हो रखी है, ठीक है, डायरेक्ट वुंड है, ओपन वुंड है, उसके थ्रू जा सकता है इन्फेक्शन। उसके बाद जब उसको एंट्री मिल गई है तब वो अपना होस्ट कंफर्म कर लेता है कि अब मुझे इसी आदमी को, इसी पर्सन को हमें बीमारी करनी है। ठीक है, तो उस पर्सन को हम, उस इंडिविजुअल को हम ससेप्टेबल होस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ससेप्टेबल होस्ट कौन कौन से लोग हो सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, एज ज़्यादा है या एज बहुत कम है, बेबीज हैं, इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है उनका, उनकी इम्यूनिटी अच्छे से बिल्ड नहीं हुई है, बर्न पर्सन है कोई, ठीक है, सर्जरी हुई है, वो प्रोन है। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी चेन कंप्लीट हो जा रही थी। ठीक है, अब इसी चेन के ब्रेकेज, अगर ये चेन कहीं से भी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, किसी भी पार्ट में, चाहे वो पोर्टल ऑफ एग्जिट से रिजर्वायर पोर्टल ऑफ एग्जिट में ब्रेक हो जाए, ठीक है, या कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर ये चेन ब्रेक हो जाती है, तब हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं, तब हम इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है, ये समझ आ गया था। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन देख लिए थे। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में हमने देखा था प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन और हाइड्रोजेनिक और क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या हो रहा था कि किसी पर्सन को जब पहली बार जो उसको इन्फेक्शन हो रहा है, कोई हेल्दी पर्सन को, अगर हेल्दी होस्ट को पहली बार जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको हमने बोल दिया था प्राइमरी इन्फेक्शन।
ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हमने किसे बोला था? सेकेंडरी इन्फेक्शन हम बोल रहे थे कि जिस पर्सन को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, या तो उस इन्फेक्शन के साथ साथ कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है, या उस पहले वाले इन्फेक्शन के खत्म होते ही दूसरा इन्फेक्शन उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे थे सेकेंडरी इन्फेक्शन अकर्स ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर अनदर इन्फेक्शन। ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसे बोल रहे थे? नोजोकोमियल को हम बोल रहे थे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोल रहे थे। ठीक है, तो जो इन्फेक्शन हमें किसी पेशेंट को हॉस्पिटल सेटिंग्स में आके हो रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल घर से जब आया था तब उसको वो इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में रुका, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया कोई, या हेल्थ केयर फैसिलिटी उसने कोई ली हॉस्पिटल से, तब उसको इन्फेक्शन हो गया हॉस्पिटल की वजह से। ठीक है, हमारी वजह से अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तब हमने उसको बोल दिया था नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फिर नेक्स्ट आता है फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन का एग्जांपल मैंने बताया था अपेंडिक्स। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे, पूरी बॉडी में उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन किसी एक जगह पे, नॉर्मली जैसे पिंपल निकल जाता है, ठीक है, पिंपल्स निकल जाता है, तो उस जगह पे वो इन्फेक्शन है। ठीक है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जिस जिस पॉइंट पे पिंपल हुआ है उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं फोकल इन्फेक्शन। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल एक अपेंडिक्स बताया था मैंने, अपेंडिसाइटिस ठीक है, या फिर पिंपल्स। क्लियर है? फिर हमने क्या देखा था? आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कैसे हो रहा था? किसी भी मेडिकल प्रोसीजर या फिर ट्रीटमेंट की वजह से। कैसे? सर्जन और जो ओटी नर्स है, ठीक है, उन्होंने सर्जरी करी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक से सर्जरी परफॉर्म नहीं करी, उस वजह से, ठीक है, सर्जरी कराई पेशेंट ने, उसकी वजह से उसको सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तब हम उसको बोल रहे थे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, इसका एक ये एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, एक ब्रोंकोस्कोपी और वो एंडोस्कोपी का एग्जांपल दिया था मैंने इसमें कि एचआईवी पेशेंट का एंडोस्कोप आपने ठीक से उसको स्टरलाइज नहीं किया, डिसइंफेक्ट नहीं किया, और वही पॉजिटिव पेशेंट का एंडोस्कोप आपने नेक्स्ट नॉर्मल पेशेंट्स पे यूज कर दिया, तो आपने उसको इन्फेक्शन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप खुद क्या नाम है, इन्फेक्शन फैलने से रोक सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर टेक्निक्स यूज नहीं करी उसे डिसइंफेक्ट करने की, तो हमारी वजह से जो दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन पहुंचा है, उस डॉक्टर की वजह से, उस नर्स की वजह से, तो वो हो गया आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, किसी मेडिकल प्रोसीजर या फिर ट्रीटमेंट की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोल देंगे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, फिर लास्ट हमने बात करी थी क्रॉस इन्फेक्शन की। क्रॉस इन्फेक्शन कैसे हो रहा था? ट्रांसमिटेड बिटवीन पेशेंट्स और फ्रॉम स्टाफ टू पेशेंट्स। ठीक है, दो पेशेंट टू पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, दो अलग अलग दो पेशेंट्स बैठे, एक साथ बेड लगा हुआ है उनका, ठीक है, पास पास में बेड लगा हुआ है। अब एक पेशेंट को फ्लू हो रखा है, ठीक है, या कोविड हो रखा है, अब वो पूरा छींक रहा है, स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा पेशेंट को भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है, वो क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम बोल रहे थे क्रॉस इन्फेक्शन। या फिर जो स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स है, वो क्रॉस इन्फेक्शन कर रहे हैं। मैंने इस पेशेंट पे कोई एचआईवी पेशेंट है, कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन वाला कोई पेशेंट है, एचसीवी वाला पेशेंट है, तो मैंने उसका कोई प्रोसीजर किया, उसी ग्लव्स, वही सेम ग्लव्स पहने पहने मैंने नॉर्मल पेशेंट जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, उस पेशेंट को मैंने फीड दे दिया या मेडिसिन दे दिया, कुछ कोई और प्रोसीजर कर दिया, तो मैंने ये क्रॉस इन्फेक्शन फैला दिया, इसका इन्फेक्शन मैंने दूसरे पेशेंट को दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। क्लियर है? तो अब बात करेंगे हम लोग कि ऐसे ये जो इन्फेक्शन, जो अभी तक हमने इतनी कहानी पढ़ी, अब इस इन्फेक्शन को रोकना कैसे स्प्रेड करने से। ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग में हम प्रिवेंट कैसे करते हैं ऐसे इन्फेक्शंस को। तो टॉपिक क्या रहेगा आज हमारा? उसी का कंटिन्यूएशन है, इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल। ठीक है, इसके लिए दो तरीके हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला तो हम परफॉर्म करते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और दूसरा होता है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन।
ठीक है, क्या बताया मैंने? पहला बताया मैंने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, और दूसरा क्या बताया? ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। अब ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस क्या है? तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हम उनको बोल रहे हैं जो हमें स्टैंडर्डली फॉलो करने हैं, ठीक है। इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि जो इसके पॉइंट्स आएंगे अभी, जो मैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या क्या हैं जब मैं अभी वो पढ़ाऊंगी, तो वो प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। उसमें तो आपको कोई काम चोरी करनी ही नहीं है, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसमें? तो सबसे पहला तो आता है हैंड हाइजीन, ठीक है, हैंड हाइजीन। और हैंड हाइजीन ही जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं, जो प्रिवेंशन है, ठीक है, सिर्फ यही एक अकेला ऐसा है जो की कंपोनेंट है, ठीक है। आप सिर्फ हैंड हाइजीन, सिंपल हैंड हाइजीन करके भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो, इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्लियर है। तो हैंड हाइजीन तो भूलनी ही नहीं है, ठीक है, ये बेस है, इसका बेसिक है, ठीक। तो हैंड हाइजीन हो गया। नेक्स्ट हो गया पीपीई। पीपीई क्या होता है? पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या क्या देखेंगे? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे ग्लव्स, ठीक है, गाउन्स, मास्क, या फिर फेस शील्ड्स वगैरह, ये सब हो गए हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस क्या है? सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि सिंगल यूज सिरिंजेस जो है वही यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि हॉस्पिटल का पैसा बचाना है या हमारे पास, हमारे वार्ड में सफिशिएंट सामान नहीं है तो एक पेशेंट को मैंने इंजेक्शन दिया, आपने एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है, अब आपने सोचा कि दूसरे पेशेंट को भी तो सेम ही एंटीबायोटिक चल रही है, इसी सिरिंज से मैं लोड करके उसको दे दो। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। तो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस में बोला गया कि सिंगल यूज सिरिंज और नीडल यही हमको यूज करना है, एक पेशेंट पे एक ही सिरिंज और नीडल यूज करना है, फिर उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। एक पेशेंट की सिरिंज जो है, नीडल जो है, वो दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसे आप क्या कर रहे थे? क्रॉस इन्फेक्शन करोगे, ठीक है, हमने क्रॉस इन्फेक्शन पढ़ा था, इन्हीं सब की वजह से वो क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करोगे, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। फिर इसके बाद लास्ट कंपोनेंट है शार्प डिस्पोजल, ठीक है, क्या है? शार्प डिस्पोजल। तो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसमें शार्प डिस्पोजल कैसे करना है, उसके लिए एक अलग कंटेनर है, ठीक है।
BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें अलग अलग कलर कोडिंग्स दी हुई हैं सामान को सेग्रीगेट करने के लिए। जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल में उसको डिस्कार्ड करने के लिए सेग्रीगेट करके अलग अलग कलर कोडिंग्स के हम लोग डस्टबिन यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो शार्प डिस्पोजल्स होते हैं जैसे सिरिंज निडल्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड्स हो गए, या कैनुला का जो स्टिलेट होता है वो है, ये सब जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी शार्प डिस्पोजल्स है उसको हम एक पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम वो कलर कोडिंग वाले डस्टबिन रेड येलो ब्लू ये सब फॉलो नहीं करते। उसके लिए एक अलग से कंटेनर आता है, वो होता है पंचर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, ये याद रखना है, पंचर किस में डिस्कार्ड कर रहे हैं हम लोग शार्प डिस्पोजल, पंचर प्रूफ कंटेनर्स। ये कंटेनर्स कैसे होते हैं कि कितनी भी शार्प चीजें आप इसमें डिस्कार्ड कर दो लेकिन वो उसको पंचर नहीं कर पाएगी। ठीक है, उस कंटेनर को छेद नहीं कर पाएंगी, भेद नहीं पाएगी। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा क्लीनिंग स्टाफ या जो भी नर्सिंग स्टाफ कोई भी उस चीज को हैंडल कर रहा होगा तो उसको निडल स्टिक इंजरी से प्रिवेंट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर पॉलीथीन बैग्स में अगर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो पॉलीथीन्स आते हैं हॉस्पिटल में, अगर आप उसमें निडल्स या फिर ब्लेड्स वगैरह डिस्कार्ड कर दोगे तो वो तो पॉलीथीन है ना, हो सकता है कि वो निडल उसको प्रिक कर दे, पॉलीथीन को फाड़ के वो बाहर निकल जाए, तो आपने उसको पकड़ा अगर बैग को तो वो आपको चुभने के चांसेस रहेंगे, उससे क्या होगा, निडल स्टिक इंजरी हो जाएगी। क्लियर है? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए WHO ने शार्प डिस्पोजल के लिए एक अलग से पंक्चर प्रूफ कंटेनर दिए थे। ठीक है, और हमेशा जो सिरिंजेस और निडल्स है वो हमें पंक्चर प्रूफ कंटेनर में ही डिस्कार्ड करनी है। क्लियर है? सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का मैंने बता दिया, सिंगल यूज नीडल्स और सिरिंजेस यूज करनी है। ठीक है, सिंगल यूज नीडल्स एंड सिरिंजेस। क्लियर है? अब जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में हैंड हाइजीन जो है फर्स्ट कंपोनेंट, इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने अगर हैंड हाइजीन फॉलो कर ली, इनको अगर वैसे तो करना ही है क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, इनको तो करना ही करना है। ठीक है, लेकिन एक बार को आप चलिए इनको साइड भी रख देते, लेकिन अगर सिर्फ आपने हैंड हाइजीन भी फॉलो कर दिया ना तो भी आप बहुत हद तक इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर लोगे। ठीक है, तो हैंड हाइजीन के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में हम दो तरीके से हैंड हाइजीन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या दो है वो है तरीके, क्या है, एक होता है सर्जिकल हैंड वॉश, सर्जिकल हैंड हाइजीन या हैंड वॉश बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, हैंड हाइजीन। ठीक है, और एक होता है मेडिकल हैंड हाइजीन या मेडिकल हैंड वॉश। मेडिकल हैंड हाइजीन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में क्या है, स्टेप सेम है। हैंड हाइजीन के जो स्टेप्स रहेंगे वो 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 7 स्टेप्स होते हैं और 5 मोमेंट्स होते हैं। क्लियर है? और 5 मोमेंट्स होते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे 50-25 कितने ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये हैंड हाइजीन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में। ठीक है, बेसिक है, लेकिन बेसिक का ये मतलब नहीं है कि आप इस पे ध्यान ना दो। ठीक है, बेसिक को फॉलो करके ही आप बहुत बड़ा चेंज ला रहे हो इन्फेक्शन कंट्रोल में। क्लियर है? तो हैंड हाइजीन के 7 स्टेप्स होते हैं और 5 मोमेंट्स होते हैं। क्लियर है? अब सर्जिकल हैंड हाइजीन में क्या है, सर्जिकल हैंड हाइजीन तो इसमें टाइमिंग का फर्क है। ठीक है, सर्जिकल हैंड हाइजीन जो है वो हम
3 to 5 मिनट्स तक करते हैं। क्लियर है? कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करने से पहले हम लोग सर्जिकल हैंड हाइजीन करते हैं। क्या बताया मैंने? ये इन्वेसिव प्रोसीजर करने से पहले, इन्वेसिव मतलब कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप डायरेक्ट पेशेंट के टिश्यूज में टच कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कोई ओपनिंग बना रहे हैं, कोई छेद कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन, सपोज करिए कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, तो एक ओपनिंग से आप कि कहीं ना कहीं आप पेशेंट के जो डायरेक्ट टिश्यू को टच कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब हो गए इन्वेसिव प्रोसीजर। तो उस कंडीशन आपको सर्जिकल हैंड हाइजीन करनी है, ठीक है। या आप सर्जरी करने जा रहे हो, पेशेंट की ऑपरेशन थिएटर में पोस्टेड हो, सर्जरी करनी है, ठीक है, आप ओटी नर्स हो, तब आप पेशेंट को इंसिजन लगा रहे हो, ठीक है, पूरे टिश्यूज में आप डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो उससे पहले आपको सर्जिकल हैंड हाइजीन फॉलो करना है, ठीक है। तो 3 to 5 मिनट्स के लिए ये हो गया। और इसी का ही एक पार्ट है स्क्रबिंग, ठीक है, इसका ही सर्जिकल हैंड हाइजीन का ही पार्ट होता है एक स्क्रबिंग। इसमें कुछ नहीं है, जब आप ओटी में जा रहे हो, ठीक है, ओटी में टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, स्टेप सेम रहेंगे लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रबिंग में आप अप टू 10 मिनट्स तक हाथ धोगे, हाथों को रब करोगे, हाथों को स्टेप्स को फॉलो करोगे अप टू 10 मिनट्स तक। मेडिकल हैंड हाइजीन में क्या हो रहा है? मेडिकल हैंड हाइजीन जो है वो आप कोई भी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हो अगर, अब नॉन इन्वेसिव क्या हो गया? पेशेंट को दवाई खिला रहे हो, ठीक है, मेडिसिन देनी है, या फिर उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं आप, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े चेंज करवा रहे हैं, तो ये सब हो गए नॉन इन्वेसिव। इसमें आप डायरेक्ट पेशेंट के टिश्यू को टच नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप नॉर्मल हैंड रब से भी आप, या सोप एंड वाटर से आप मेडिकल हैंड हाइजीन फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें हम कम टाइम के लिए करते हैं, तो इसमें तो हम 30 to 60 सेकेंड्स तक हम लोग हैंड रब कर सकते हैं। क्लियर है? फिर हाँ, हैंड हाइजीन में जो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है फ्रिक्शन, यानी कि रगड़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 मिनट तक आप पानी के अंदर खड़े हो गए, साबुन लगा के, सब कुछ लगा के, आपको लग गया कि हैंड हाइजीन हो गई, नहीं। अनलेस एंड अनटिल आप फ्रिक्शन नहीं करोगे हाथों में, ठीक है, स्टेप्स तो फॉलो कर रहे हैं, और लेकिन फ्रिक्शन, रगड़ना है हाथों को, ठीक है। नॉर्मल 3 मिनट तक पानी के नीचे लेके हाथ को, ये हैंड हाइजीन नहीं हुआ आपका, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल जब तक आप फ्रिक्शन नहीं करोगे तब तक वो हैंड हाइजीन कंसीडर नहीं होगा, हैंड वॉश कंसीडर नहीं होगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हैंड हाइजीन का बेसिक प्रिंसिपल है फ्रिक्शन। क्लियर है? इस फ्रिक्शन को लेके, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल को लेके बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हैंड हाइजीन का बेसिक प्रिंसिपल होता है फ्रिक्शन, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हैंड हाइजीन। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा टाइप, जो हम बोल रहे थे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिए थे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो हमें फॉलो करने ही करने हैं, हमेशा फॉलो करने हैं, ठीक है, इसमें तो आप कोई कंजूसी नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं? ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस आप पेशेंट को एनालाइज करोगे, ठीक है। एनालाइज क्या करेंगे उसमें कि वो हमें किस तरीके का इन्फेक्शन दे सकता है, ठीक है। अब याद करो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हमने पढ़े थे, प्राइमरी है, ठीक है, नोजोकोमियल है, नहीं सॉरी, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं, मोड्स, ये पढ़िए, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, वो था ना ट्रांसमिशन बेस्ड है ना, वो जो दूसरा टाइप है वो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में हम क्या देख रहे थे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देख रहे थे। जो पर्सन टू पर्सन हो रहा है वो डायरेक्ट बोल दिया हमने, अगर किसी कंटामिनेटेड सरफेस से हो रहा है तो वो हमने इनडायरेक्ट बोल दिया। फिर था एयरबॉर्न एयर पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स जो हो रहा है वो थ्रू ड्रॉप की वजह से, मैंने स्नीज किया, ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, उसके थ्रू अगर हो रहा हो। वेक्टर बॉर्न हो रहा था एनिमल या फिर इंसेक्ट की वजह से। क्लियर है? तो ये हमारे ट्रांसमिशन हो रहे थे।
तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में आपको यही एनालाइज करना है कि ये पेशेंट मुझे किस तरीके का किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से मुझे इन्फेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ट्रांसमिशन बेस्ड में हम लोग 3 चीजें देख रहे हैं। ट्रांसमिशन में हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस में हम देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में क्या आ रहा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्लियर है। तो ट्रांसमिशन बेस्ड में हम क्या देखेंगे, इसमें हम 3 चीजें देखेंगे। पहला हम देखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और तीसरा देखेंगे एयरबॉर्न इन्फेक्शन, ठीक है। 3 ही पढ़ रहे थे हम लोग मेन उसमें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कॉन्टैक्ट, ठीक है, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट। तो तीसरा हम देखेंगे एयरबॉर्न, ठीक है। अब आप कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन कैसे रोक सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग पिछली स्लाइड पे जहां हमने देखा था पीपीज को, ठीक है। तो ट्रांसमिशन जो प्रिकॉशंस है, जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस है, यही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में से आप क्या फॉलो करोगे, पीपी, ठीक है। जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है उसको रोकने के लिए हम लोग पीपीज यूज करेंगे। पीपीज क्या थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि सपोज करिए स्कैबीज का पेशेंट है, ठीक है, खुजली है, उसको स्कैबीज हो रखा है। तो अब ये थोड़ी ना कि आप पूरा ही पीपी पहन के चले जाओगे कि गाउन भी पहन लेंगे, ग्लव्स भी पहन लेंगे, मास्क भी लगा लेंगे, सब पहन लेंगे, हम फेस शील्ड भी लगा लेंगे, नहीं, ठीक है। यहाँ आप एनालाइज करोगे कि स्कैबीज उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए हम यूज करेंगे ग्लव्स, ठीक है। ऐसे सीन में हम लोग सिर्फ एक पीपी भी फॉलो करेंगे ना, तो हमने ग्लव्स पहन लिए, पेशेंट को टच कर लिया, वाइटल्स लेने थे, उसके कुछ करना था, ग्लव्स पहन के हमने उसका क्या नाम है, पूरा एग्जामिनेशन कर लिया, और फिर उसके बाद हमने ग्लव्स डिस्कार्ड कर दिए और हैंड हाइजीन वापस कर ली, ठीक है। तो तब आप उसके ट्रांसमिशन को, जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, उसको प्रिवेंट कर दोगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन में क्या हो रहा है कि डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन जब टच हो रहा है, ठीक है, तब हो रहा है हमारा कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। अगर पर्सन टू पर्सन जब कांटेक्ट में आ रहे हैं, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में जब आ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या हम इनडायरेक्ट हो, या तो डायरेक्टली मैंने स्केबीज वाले पेशेंट को छू दिया, वो हो गया डायरेक्ट, या फिर मैंने उसके कोई टावल या फिर हैंकी, रुमाल, कुछ भी टच कर दिया, मैंने उससे उसके क्लोथ टच कर दिए विदाउट मैंने फॉलो करा है, अगर पीपी नहीं लगाया है, ग्लव्स नहीं पहने हैं, ठीक है, तो मुझे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में मैं आ गई, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो पीपी फॉलो करेंगे इसमें, वो होगा ग्लव्स, ठीक है। तो मोस्टली डायरेक्ट जो कांटेक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हम सिर्फ ग्लव्स पहन के भी हम लोग इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं, क्लियर है। तो ये पर्सन टू पर्सन से होता है। आप इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे ग्लव्स। कौन सी पीपी यूज करेंगे,
पीपी क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे हम लोग ग्लव्स। क्लियर हुआ? ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा है तब हम ग्लव्स यूज करेंगे। ठीक है, अब आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दोनों एयर, उनका जो मीडियम है जो ट्रांसमिशन का वो एयर है। ठीक है, लेकिन ड्रॉपलेट के जो ड्रॉप्स के साइजेस है ना वो एयर पार्टिकल से बड़े होते हैं। ठीक है, जो ड्रॉप का साइज होता है वो इसमें लार्ज होता है, ये लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, और जो एयरबॉर्न होता है, एयर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल, एकदम माइन्यूट। ठीक है, तो वो स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज। क्लियर है? तो लार्ज साइज को अगर हमें प्रिवेंट करना है, खुद को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाना है, तब हम क्या यूज करेंगे, कौन सी पीपी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सर्जिकल मास्क। ठीक है, एक होता है सर्जिकल मास्क और एक होता है N95 मास्क। ठीक है, तो N95 मास्क हमने मोस्टली कहाँ यूज किया था? कोविड में। ठीक है, कोरोना वायरस जब हो रहा था, क्योंकि वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। ठीक है, वो एयरबॉर्न, जो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था वो एयरबॉर्न था। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग N95 मास्क यूज कर रहे थे। सबको याद होगा, बहुत सबने ही पहना है N95 मास्क। ठीक है, तो लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या है, जैसे कोई टीबी का पेशेंट है, ठीक है, टीबी पर्ट्यूसिस है, ठीक है, ऐसे फ्लू है पेशेंट को, तो ठीक है, तो वो अगर स्नीज कर रहा है, ठीक है, छींक रहा है, खांस रहा है, तब तो जो उसके ड्रॉप्स होंगे, जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, वो लार्जर साइज के होंगे। तो ऐसे जो ड्रॉप्स है उनसे हमको अगर प्रिवेंट करना है खुद को या पेशेंट, दूसरे पेशेंट्स को, तो ऐसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी लगाएंगे तो भी वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या इसमें कौन सी हम पीपी यूज करेंगे? पीपी यूज करेंगे हम लोग सर्जिकल मास्क। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है थ्रू एयर, ये भी थ्रू एयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पार्टिकल साइज लार्ज है, पार्टिकल साइज जो है वो बड़े हैं। ठीक है, तो उसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पीपी, वो होगा हमारा सर्जिकल मास्क। तो पीपी यूज्ड इज नॉर्मल मास्क या सर्जिकल मास्क। ठीक है, तो जो नॉर्मल मास्क होता है या सर्जिकल मास्क होता है वो उसमें इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो ड्रॉप्स को इनहेल करने के लिए, मतलब हम तक पहुंचने के लिए वो एक बैरियर का काम करेगा। ठीक है, तो वो उसको अंदर उसको भेद नहीं पाएगा, जो उसके ड्रॉप्स है ना वो उस मास्क को भेद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज करके भी हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयरबॉर्न। तो एयरबॉर्न में क्या हो रहा है? एयरबॉर्न वाला भी हमारा थ्रू एयर हो रहा है। ठीक है, एयर में ही फैलेगा। तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया, कोरोना हो गया, ठीक है, ये कोविड वायरस, ये सब कोविड वगैरह हो गया, टीबी हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, इसमें आ रहे थे आपके स्मॉल साइज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क है वो इतने छोटे पार्टिकल्स को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो छोटे पार्टिकल्स को रोकने के लिए हम एक स्पेशल मास्क यूज कर रहे थे, वो है N95 मास्क। क्लियर है? तो इसमें क्या यूज करेंगे हम? N95 यूज पीपी क्या रहेगा इसमें? N95 मास्क, N95 मास्क। क्लियर है? छोटे पार्टिकल्स है तो N95 मास्क, और बड़े पार्टिकल्स है तो नॉर्मल सर्जिकल मास्क, और अगर कांटेक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तब हम यूज करेंगे ग्लव्स। ठीक है, ग्लव्स यूज कर सकते हैं, गाउन्स यूज कर सकते हैं। गाउन्स भी आप पेशेंट को एनालाइज कर लोगे कि किन पेशेंट में हम लोग गाउन्स वगैरह यूज करते हैं। अगर मान लो चलो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, सिक पेशेंट है काफी, तो आप उसकी सक्शनिंग कर रहे हो तो स्पिलेज के चांसेस है, तब आप मास्क तो यूज करोगे, उसके अलावा आप गाउन्स भी यूज कर लोगे। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ आप कांटेक्ट इन्फेक्शन में ही आप गाउन यूज करोगे या ग्लव्स यूज करोगे। ठीक है, तब आपको एनालाइज कर लेना। अब आप सक्शनिंग करने जा रहे हो, ठीक है,
तब तो आपको, क्योंकि वो कांटेक्ट से भी हो सकता है ना, आप डायरेक्टली पेशेंट का सक्शन टच करोगे, हो सकता है वो उसका म्यूकस या सिक्रीशंस आपके हाथ में लग जाए, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप फिर ग्लव्स भी पहन लोगे, मास्क भी पहन लोगे, और स्पिलेज के चांसेस ज्यादा है तो आप गाउन भी पहन लोगे। ठीक है, तो ऐसे आप एनालाइज कर लोगे पेशेंट की सिचुएशन, तब आप कौन सी पीपी कैसे यूज करनी है उस हिसाब से आप आइडिया लगा लोगे। क्लियर है? तो जो डिफरेंस है, जो आपको याद रखने वाली बात है, वो है कि ड्रॉपलेट जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ड्रॉपलेट जो भी ऐसी बीमारियां हैं, जो भी ऐसी डिजीज कंडीशन है जिनमें इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट के थ्रू हो रहा है, जो ट्रांसमिशन मोड है, तो उसमें मास्क तो हमें जरूर ही लगाना है। ठीक है, इसमें स्पेशल मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रॉपलेट में जो होते हैं पार्टिकल्स वो लार्ज होते हैं, तो एक सर्जिकल मास्क भी उस चीज को प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो है वो, उसके पार्टिकल्स जो है वो साइज में काफी छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग N95 मास्क यूज करेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताती हूँ, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन कौन कौन सी डिजीज में है, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाली कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है, और एयरबॉर्न वाली कौन सी डिजीज कंडीशंस है। तो इसका निमोनिक है कॉन्टैक्ट का, अगर आप देखो कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन का, तो इसका एक निमोनिक है याद करने के लिए, मिसेस वी। ठीक है, क्या बताया, मिसेस WEE, ठीक है, वी, मिसेस वी। तो एम से क्या हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो होते हैं ना, MRSA वगैरह, इन सब के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको आप, उनसे जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है। ठीक है, तो कांटेक्ट वाले जो इन्फेक्शंस है उसके लिए हम लोग ग्लव्स यूज कर रहे थे। ठीक है, ग्लव्स तो करने ही करने हैं आपको, फिर ऐसे पेशेंट में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट में ग्लव्स करने हैं। ठीक है, गाउन्स कर लेने हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग देख लोगे कि कैसे हमें एनालाइज करना है पेशेंट को। फिर आ गया, एम से हो गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है तो वो भी हमारे कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन में आएंगे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैसे कॉन्टैक्ट में आ गए, कॉन्टैक्ट में ऐसे आ गए कि फिर से एग्जांपल लेते हैं कोविड का। ठीक है, किसी ने, कोविड पेशेंट है, ठीक है, उसका टावल है, उसने छींका है उसमें टावल में, ठीक है, फिर वो आपने टावल टच कर लिया तो वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वापस ग्लव्स यूज कर लेंगे। हमें कुछ भी टच करना है इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स का, तो हम ग्लव्स पहन के ही यूज टच करेंगे। फिर आते हैं स्किन इन्फेक्शंस। ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस में मैंने जैसे एग्जांपल बताया स्केबीज का। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग ग्लव्स, PP वगैरह फॉलो करेंगे। फिर वुंड इन्फेक्शंस, एंट्रिक इन्फेक्शन, एंट्रिक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के इन्फेक्शंस, डायरिया है अगर पेशेंट को, ठीक है, तो डायरिया पेशेंट का आपका स्पिलेज है, सब कुछ है, तो एक्सक्रीटा वगैरह उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आओ आप। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग PP यूज करेंगे, उसमें हम गाउन भी यूज कर सकते हैं और ग्लव्स तो करने ही करने हैं। फिर आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट को आप आई ड्रॉप डाल रहे हो या क्लीनिंग कर रहे हो जब आईज की, तो आपको ग्लव्स पहनने ही पहनने हैं। ठीक है, खुद को बचाने के लिए भी और क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट का। मैंने निमोनिक क्या बता दिया, कॉन्टैक्ट मोर ट्रांसमिशन बेस्ड इन्फेक्शन का, मिसेस वी। ठीक है, मिसेस वी में स्पेलिंग का ध्यान रखना है, मिसेस वी। क्लियर है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स और स्किन इन्फेक्शन वाले। फिर आ गया वुंड इन्फेक्शन, एंट्रिक इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन। ठीक है, याद हो जाएगा मिसेस वी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है इनमें, तो इसमें हम PP यूज करेंगे, ग्लव्स या फिर गाउन्स। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट था हमारा ड्रॉपलेट वाला। ड्रॉपलेट का क्या ट्रिक है वो हम याद रख सकते हैं स्पाइडरमैन से। ठीक है, और स्पाइडरमैन, ड्रॉपलेट में हम क्या क्या यूज कर रहे थे, ड्रॉपलेट में तो हमको मास्क यूज करना ही है। जब भी आप इन सारी बीमारी के किसी पेशेंट के पास जा रहे हो तो आपके पास मास्क होना जरूरी ही है। ठीक है, मास्क पहन के आपको जाना है। ठीक है, तो कौन कौन से पेशेंट है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस वाला कोई पेशेंट है, स्कारलेट फीवर वाला कोई पेशेंट है उसके पास,
निमोनिया वाला अगर कोई पेशेंट है, आप उसके पास जा रहे हो, पर्टूसिस वाला पेशेंट है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, एपिग्लोटाइटिस, रूबेला, राइनोवायरस, मम्स, मेनिंजाइटिस या फिर एडिनोवायरस, ठीक है, याद हो जाएगा स्पाइडरमैन, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट में हम कौन सी पीपीईज यूज कर रहे थे, मास्क, ठीक है। और बाकी मास्क तो करना ही करना है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं दूसरी शर्त, लेकिन इसके अलावा आप फिर एनालाइज कर दोगे कि आप क्या प्रोसीजर करने जा रहे हो, उसके साथ साथ फिर आप दूसरी पीपीईज भी यूज कर लोगे, लेकिन मास्क तो मस्ट है, ठीक है। फिर आता है एयरबॉर्न, ठीक है। एयरबॉर्न एमटीवी एक चैनल आता था हमारे टाइम पे, पता नहीं अब आता है नहीं आता है, ठीक है। तो एमटीवी से हम याद रख लेंगे एयरबॉर्न इन्फेक्शंस, एयरबॉर्न से क्या क्या डिजीज हो रही है वो एमटीवी जो निमोनिक है उससे याद हो जाएगा। तो एमटीवी मीन्स पहला है एम से मीजल्स, फिर टीबी और वेरिसेला, क्लियर है। तो एयरबॉर्न वाले इन्फेक्शन से आप टीबी वाले पेशेंट के रूम में जा रहे हो, आप मीजल्स वाले पेशेंट के रूम में जा रहे हो, तो आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क लगा के नहीं जाओगे, ठीक है, आपको तब लगाना है N95 मास्क, क्लियर है। N95 मास्क लगाएंगे हम लोग एयरबॉर्न में, एयरबॉर्न में हम लगाएंगे N95 मास्क। और जो ऐसे पेशेंट होते हैं ना N95 मास्क, ये एयरबॉर्न डिजीज वाले पेशेंट, तो इनको हम लोग ना आइसोलेट करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पेशेंट्स के साथ में हम इन पेशेंट्स को रख देंगे, नहीं, आइसोलेट करके रखा जाता है ऐसे पेशेंट्स को। और ऐसे पेशेंट्स का जो रूम होता है उसमें 6 to 12 एयर एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, 6 to 12 एयर एक्सचेंजेस होते हैं पर आवर, और नेगेटिव प्रेशर वाले रूम में रखा जाता है, मतलब जो इसकी हवा होगी, जो इसके रूम की हवा होगी, ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, उधर ही रहेगी, बस पेशेंट तक के रूम में ही रहेगी। तो एयर एक्सचेंज जो होगा ना वो इस हिसाब से करेंगे, नेगेटिव प्रेशर देके करेंगे कि जो उसका एयर है वो उसी रूम तक ही रहे, दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, क्लियर है। तो ये हो गया नेगेटिव। और कितना एयर एक्सचेंज करते हैं हम लोग, 6 से लेके 12 एयर चेंज करते हैं पर आवर, क्लियर है। तो अब इसमें हम लोग N95 मास्क यूज करते हैं, क्लियर है, इतना समझ आ गया। फिर अब एक और चीज आती है, वो है HAI। अब HAI क्या है, HAI होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या बताया मैंने, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। याद करिए टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन था, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन था, ये इन्फेक्शन हमसे हो रहे थे, हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो हम उसको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट तोहफा दे रहे थे कि लो भाई इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो हो गए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ कि पेशेंट जब आया था हॉस्पिटल में तब उसको वो इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ उसके साथ हॉस्पिटल में, या फिर वो स्टे किया, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ कुछ दिन के लिए, उसके बाद उसको वो इन्फेक्शन आ रहा है, तो वो हॉस्पिटल की वजह से जो उसको इन्फेक्शन हुआ है उसको हमने बोल दिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्लियर है। अब इसमें कुछ चीजें हैं ध्यान रखने वाली। तो इसमें है कॉमन टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो पेशेंट्स को यूजुअली हो जाते हैं, वो कौन कौन से इन्फेक्शंस है। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस क्या क्या हैं, मोस्ट कॉमन HAIs होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बहुत कॉमनली जो इन्फेक्शन हो जाता है वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। कहाँ का, यूरिनरी ट्रैक्ट। और यूरिनरी ट्रैक्ट का भी कैसा इन्फेक्शन, कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि कॉटी, क्लियर है। तो ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है
और ये होता है यूटीआई। और यूटीआई भी किसकी वजह से? फोलिस कैथीटर की वजह से, ड्यू टू फोलिस कैथीटर। समझ आया क्या बताया मैंने? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं, उसमें कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स को हो जाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी कौन सा जो है वो मोस्ट कॉमनली होता है, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कैसे हो रहा है कि पेशेंट था वार्ड में एडमिट, ठीक है, या पेशेंट आया था, हमने उसको फोलिस कैथीटर डाल के रख दिया, नीड नहीं भी थी, या हमने अपना काम इजी करने के लिए, यूरिन आउटपुट मेंटेन करने के लिए, या हमने उसको फोलिस डाल के रख दिया, ठीक है, और उसका प्रॉपर हमने केयर नहीं किया फोलिस का, या पोजीशन ठीक नहीं थी फोलिस की, किंक हो रखा है, मुड़ गया था कहीं से, तो उस फोलिस कैथीटर की वजह से जो पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा था उसको हमने बोल दिया था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। और कैथीटर की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं कॉटी। क्लियर है? फिर अगला इन्फेक्शन क्या है? एक और इन्फेक्शन HAI है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या है? वो है निमोनिया। निमोनिया निमोनिया कैसे हो रहा है? ठीक है, निमोनिया हो रहा है, आप पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, ठीक है, या फिर वेंटिलेटर पे है पेशेंट, काफी टाइम से उसको एंडोट्रेकल ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ये सब डला हुआ है, क्लियर है। अब उसका प्रॉपर जो है वो क्लीनिंग एसेप्टिक टेक्निक से हमने ना तो वो इंसर्शन किया, ठीक है, ना ही हम उसका केयर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लंग्स में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो हो रहा है निमोनिया, ठीक है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो ऐसे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन जो फैल रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए भाई कुछ बातें बताई गई हैं हमको। तो वो बातें क्या क्या रहेंगी? आप कैसे प्रिवेंट करोगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम लोग करेंगे, तो प्रिवेंटिव मेथड्स क्या रहेंगे? ठीक है, जो आपका इन्फेक्शन हो रहा है, यही तो टॉपिक था ना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, तो अब वो प्रिवेंटिव मेथड्स क्या रहेंगे? तो प्रिवेंटिव मेथड्स रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहला हैंड हाइजीन, ठीक है। हैंड हाइजीन कर ली तो आपने तो 70% इन्फेक्शन वैसे ही खत्म कर दिया, क्लियर है, हैंड हाइजीन। फिर दूसरा आपका प्रिवेंटिव मेजर रहेगा, वो रहेगा आपके हॉस्पिटल की जो प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना। और इन जनरल भी देखें तो इन्फेक्शन कंट्रोल फॉलो एसेप्टिक टेक्निक। इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग? वो एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करके, ठीक है, फॉलो एसेप्टिक टेक्निक्स, ठीक है। और तीसरा है यूज ऑफ पीपीई, ठीक है, मास्क, ग्लव्स, गाउन्स, अगर प्रॉपर पीपीई का हमने यूज कर लिया तो हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेंगे, क्लियर है। फिर लास्ट आता है आपका प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक्स। अब ये क्या है? कुछ नहीं है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, ओटी वगैरह है, ठीक है, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उनको प्रॉपरली क्लीनिंग करनी है उनकी, ठीक है, उनको डिसइंफेक्ट करना है, उनको स्टरलाइज करना है, ताकि जो हमारा कांटेक्ट, जो हमारा इन्फेक्शन है, जो मोड ऑफ कांटेक्ट वो था, ट्रांसमिशन था,
ठीक है, उसको आप वहां पे ब्रेक कर दोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ओटी में हो, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप उनको प्रॉपर ऑटोक्लेव नहीं कराओगे, उनको स्टरलाइज नहीं करोगे, डिसइंफेक्ट नहीं करोगे, तो आप अगले वाले को आप वो जो इन्फेक्शन है वो उसको दे दोगे इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन देने को या सेप्सिस ना हो, उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो है प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये मेथड्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो हमारा जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो हमारा मोटिव कंप्लीट हो जाएगा, वो गोल हम अचीव कर लेंगे। क्लियर है? तो ये सब बात हो गई है। 4 चीजें कर लेंगे हम प्रिवेंटिव मेथड्स में। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो तो हैंड हाइजीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये भी याद रखिए, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास एग्जाम में, अगर उसमें हैंड हाइजीन ऑप्शन है, वैसे तो ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, लेकिन 95% हैंड हाइजीन अगर ऑप्शन है तो उससे वही सही आंसर होता है मोस्टली। ठीक है, 95% सही आंसर हैंड हाइजीन ही होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, हैंड हाइजीन, इससे ऊपर कुछ नहीं है। क्लियर? ठीक है, फटाफट रिवाइज करते फिर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए 2 मेथड्स बताए थे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वो हैं जो हमको फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है, हमेशा करने हैं, हर पेशेंट पे करने हैं। तो उसमें आ गया था हैंड हाइजीन, वो था मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर आ गया था पीपी, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, सिंगल यूज निडल करनी है, सिंगल यूज सिरिंजेस का यूज करना है हमको, एक पेशेंट पे एक ही सिरिंज यूज करनी है। फिर था शार्प डिस्पोजल, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है, शार्प चीजें हैं, उनको हम लोग अलग से डिस्पोज कर रहे थे, वो भी पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में। क्लियर है? फिर उसका दूसरा एस्पेक्ट था ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग इनमें से क्या फॉलो करने वाले हैं, क्या पीपी यूज करेंगे। ठीक है, वो है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। ठीक है, तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस में हमने देख लिया था, इसमें हमने देख लिया था 3 तरीके के हमें ट्रांसमिशन मिलेंगे। तो कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एयरबॉर्न इन्फेक्शन। कॉन्टैक्ट में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन हो सकता है, पर्सन टू कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर है? तो उसमें हम लोग पीपी यूज कर रहे थे, ग्लव्स और गाउन्स। ठीक है, मोस्टली जो पूछा जाएगा वो है ग्लव्स। ठीक है, ग्लव्स तो करने ही करने हैं, बाकी गाउन्स जो है वो आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट क्या प्रोसीजर कर रहे हो उस चीज को एनालाइज कर लेंगे, उस तब हम लोग गाउन्स यूज करेंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन अगर है तो ग्लव्स तो करने ही करने हैं। ठीक है, ये तो मस्ट है ग्लव्स। फिर था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का जो एयर के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, लेकिन जो ड्रॉपलेट है उसका साइज बड़ा होता है, तो इसमें हम लोग सिर्फ सिंपल सर्जिकल मास्क या नॉर्मल मास्क यूज करेंगे तो भी हम इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक है, और जो एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न के जो पार्टिकल्स हैं, जो साइजेस हैं, वो छोटे होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल मास्क से प्रिवेंट नहीं हो पाएंगे, वो उसको भेद देगा। जो नॉर्मल मास्क है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो उसके आर पार हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग N95 मास्क का यूज करते हैं। क्लियर है? इसमें एयरबॉर्न में हम लोग N95 मास्क का यूज करते हैं। फिर हमने निमोनिक्स देख लिए थे कि कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन में कौन कौन सी बीमारियां हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन के मैंने बताया मिसेस वी याद रखेंगे। इन बीमारियों में कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो ट्रांसमिशन मोड रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पीपीज वगैरह यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करेंगे। फिर आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का निमोनिक बताया था स्पाइडरमैन। ठीक है, तो स्पाइडरमैन में जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसमें हम लोग मास्क यूज कर रहे थे। ठीक है, इसमें जितने भी रेस्पिरेटरी जो भी बीमारियां हैं, इसके जो साइजेस रहेंगे ड्रॉपलेट के वो बड़े रहेंगे, तो नॉर्मल मास्क यूज करके भी हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस थे जैसे मीजल्स, टीबी और वेरिसेला, इसके पार्टिकल्स के साइजेस काफ़ी छोटा होता है और इसके लिए हम लोग N95 मास्क यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स को हम लोग नेगेटिव प्रेशर वाले रूम में रखते हैं।
फिर बात करी थी हमने HAIs की। HAIs क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, HAIs में भी जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में UTI हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था? मोस्ट कॉमनली कथीटर की वजह से, फॉलिस कथीटर की वजह से। ठीक है, उसको हमने बोल दिया था कॉटी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है? वो कौन सी डिजीज करा रहा था? निमोनिया। निमोनिया क्यों हो रहा है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वो भी। ठीक है, वेंटिलेटर की, जो पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम से वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे थे उनको निमोनिया हो जाता है, तब हम उसको बोलेंगे HAI हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो भी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, वैप। फिर इन सारे इन्फेक्शंस को रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव मेथड्स है वो 4 मेथड्स हैं। वो है हैंड हाइजीन करना है, फॉलो एसेप्टिक टेक्निक्स, प्रॉपर ग्लविंग, गाउनिंग, PPEs वगैरह इन सब का यूज करना है। क्लियर है? फिर यूज ऑफ PPEs। ठीक है, और फोर्थ था प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की मेथड टू प्रिवेंट HAI। क्या बोल रहे हैं? की मेथड पूछा है इसने, टू प्रिवेंट HAI। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। वियरिंग ग्लव्स ओनली, नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन, C नॉट क्लीनिंग सरफेस, एंड D यूजिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो की मेथड मैंने क्या बताया था और आपको एक ट्रिक भी बताई थी। अगर ऑप्शन में कहीं आपको हैंड हाइजीन दिख रहा है तो वही 100% वही सही आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया हमारा फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आंसर हो गया B। ठीक है, तो HAI सिर्फ वियरिंग ग्लव्स से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि ग्लव्स पहन लिया और बाकी सब आपने कर दिया तो HAI प्रिवेंट नहीं होगा ना। हैंड हाइजीन अगर आप कर लोगे तो जरूर प्रिवेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन, जो उसका की मेथड है। सेकंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन रिक्वायर्स एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। ठीक है, एयरबॉर्न के लिए मैंने क्या बताया था ट्रिक? MTV। ठीक है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन का निमोनिक का ट्रिक मैंने बताया था MTV, मीजल्स, TB, वेरिसेला। याद आया? ठीक है, अब ये ऑप्शंस देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा, TB, HIV, स्केबीज। तो TB आ गया, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसका भी आंसर हो गया B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ PPE शुड बी यूज्ड इन ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। तो N95, सर्जिकल मास्क, ग्लव्स एंड गॉगल्स। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में हमें PPE पूछ रहा है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में, सॉरी। तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में हम कौन सी PPE यूज कर रहे थे? ड्रॉपलेट पे हम यूज कर, इसके साइजेस बड़े थे। ठीक है, ड्रॉपलेट में, तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन हम लोग सिर्फ सर्जिकल मास्क भी यूज करेंगे तो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्जिकल मास्क। N95 एयरबॉर्न में था, याद रखिए एयरबॉर्न में था ये N95। क्लियर है? और ग्लव्स हम लोग कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में ले रहे थे। ठीक है, ग्लव्स हम लोग कॉन्टैक्ट में ले रहे थे। गॉगल्स आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो वो आप किसी में भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द पोर्टल ऑफ एग्जिट इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। पोर्टल ऑफ एग्जिट हम किसे बोल रहे थे? पोर्टल ऑफ एग्जिट हम वो रास्ता जहां से वो इन्फेक्शियस एजेंट निकलेगा। ठीक है, रिजर्वायर में उसने अपनी ताकत बना ली थी ना, तैयार हो गया था पूरा इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। उसके बाद वो रास्ता ढूंढ रहा था कि अब मुझे कैसे निकलना है इस बॉडी से। ठीक है, रिजर्वायर से कैसे निकलना है। तो कौन कौन से एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट के क्या क्या वो थे, क्या क्या ऑप्शंस थे हमारे? वो था स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या ऑल ऑफ द अबव। स्किन के थ्रू भी बाहर निकल सकता था, हमने पढ़ा था। ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या क्या उसके रास्ते हो सकते हैं। स्किन के थ्रू निकल सकता है, म्यूकस के थ्रू निकल सकता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर मैंने छींक दिया, खांस दिया, ठीक है, तब भी बाहर निकल सकता था। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। स्किन है, ओपन वुंड है, ठीक है, बर्न का पेशेंट है, स्किन उसका इंटैक्ट नहीं है, इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है,
तो भी बाहर निकल सकता है, उसका पोर्टल ऑफ एग्जिट हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी निकल सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से भी निकल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अभी बताया था मैंने, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोल दो या फिर हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोल दो, दोनों ही सेम बात है। क्लियर है, दोनों सेम बात है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्लियर है, तो क्या क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस ए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा। तो अभी पढ़ा था हमने, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो भी किसकी वजह से हो रहा है, फोलिस कैथीटर की वजह से, जिसे हम कॉटी बोल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर है, समझ आ गया। मुझे लगता है अब इन्फेक्शन कंट्रोल से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो वो आप इस एक क्लास को पढ़ के पूरी तरीके से वो आंसर को आंसर करने में कैपेबल रहोगे। ठीक है, और सही आंसर करोगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ से। थैंक यू।